हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 3 को, जो कि ब्लॉक 1 से हमने ली है फर्स्ट पेपर कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी एमपीसी 001 से। तो इसका थर्ड पार्ट पर हम आज हैं। यूनिट 3 के थर्ड पार्ट यानी 9th वीडियो ये आप देख रहे हैं, और इसमें से पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के साथ में, और लास्ट 2 टॉपिक्स के साथ में आज की क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा इमेजिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। अंडरस्टैंड करेंगे चीजें किस तरह से होती हैं, क्या होता है, सब समझेंगे। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी में एक लास्ट टॉपिक विच इज अबाउट सेल्युलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, इस वाली यूनिट के लिए यूनिट 3 जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर चल रहा है आपका यूनिट 3 एमपीसी 001 के ब्लॉक 1 में, ये काफी बच्चों को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से ट्रबल हो सकती है। तो ऐसे में मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि क्लास 11 साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको ये ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर 1 से लेके एंड तक सारे वीडियोस मिलेंगे। ये काफी हेल्पफुल हैं क्योंकि ये ग्राउंड्स हैं सभी टॉपिक्स का। इसमें स्पेसिफिकली बात करें तो ये आपको नजर आ रहा है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पार्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ये पूरी चैप्टर डिवाइडेड है। तो इसको एक बार जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर इस यूनिट 3 को समझना आसान हो जाएगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जहां से आज हमें स्टार्टिंग करनी है, सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। और इससे पहले भी एक टॉपिक हमें कवर करना है। ये एग्जामिनेशन में 6 मार्कर में दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आगे भी बताती रहूंगी कि कौन से ब्लॉक से कौन से टॉपिक पे ज्यादा आपको फोकस करना है। लेकिन अभी क्योंकि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक को बिगिन करते हैं। चलिए, ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी को इमेजिंग की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई। डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने इस फील्ड में वर्क किया और फाइंड आउट किया कि किस तरह से ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी का रिलेशनशिप फॉर्म होता है। यहाँ पे एनकोडिंग, रिट्रीवल, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, मेमोरी के डिफरेंट टाइप, प्रोसीजरल मेमोरी और इन सब के बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि इनका कनेक्शन है कि किस तरह से मेमोरी ब्रेन से कनेक्ट होती है, या फिर ब्रेन की फंक्शनिंग में, या मेमोरी जो है वो ब्रेन की फंक्शन का पार्ट कैसे है, सिंपली बोले तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर भी मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे इस वाली यूनिट में मैं स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड समझाती आ रही हूँ क्योंकि काफी बच्चों को डिफिकल्टी हो रही थी। ओके, द वर्क डिस्क्राइब्ड सो फॉर हैज डेल्ट विद एविडेंस फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद ब्रेन डैमेज। अभी तक इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि ब्रेन डैमेजिंग में हम अमनेजिया के केसेस को पढ़ रहे थे, राइट, पढ़ रहे थे कि हिप्पोकैम्पस का रोल कैसे है, किस तरह से मेमोरी को क्रिएट करने में या फॉर्म करने में या फिर फॉरगेटिंग में उसका रोल है। ये जो डेटा था हमारे पास वो मीडियल टेम्पोरल लोब के केस में था। याद होगा आपको कि हमने मीडियल टेम्पोरल लोब को रिमूव करने का केस लिया था, उसके बाद देखा था कि कैसे मेमोरी अफेक्ट हो रही थी और अमनेजिया के केसेस बन रहे थे। ओवर द पास्ट डिकेड देयर हैज बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन स्टडीज ऑफ नॉर्मल सब्जेक्ट्स यूजिंग फंक्शनल ब्रेन इमेजेस मेथड। डिफरेंट एमआरआईज होते हैं, डिफरेंट ब्रेन इमेजेस की टेक्निक्स होती हैं जो आजकल अब साइंटिफिक हो गई हैं बहुत ज्यादा। जब बाद में उनको यूज किया गया तब कुछ और स्टडीज निकल कर आई, और उस स्टडीज को आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी और परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पीआरएस का क्या रोल है। मेमोरी के जितने डिफरेंट टाइप्स आप देख रहे हैं, इन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं ये सारा टॉपिक, और उसका लिंक जरूर मैं यहाँ पे शेयर करूंगी जिससे कि आप वो वीडियो में देख के समझ पाए कि मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। आइए बात करते हैं एपिसोडिक एनकोडिंग एंड रिट्रीवल के बारे में। Given the purported role of hippocampus system in encoding memory in long-term stores, researchers have eagerly addressed this issue using positron emission tomography (PET) जिसे आप कहते हैं। PET का आपने नाम सुना होगा अक्सर, अगर साइंटिफिक वर्ड में ये काफी यूज होता है, और MRI का भी नाम आपने सुना होगा, फंक्शनल और लगा दिया है साथ में तो fMRI बन गया है ये। तो MRI और PET की हेल्प से ये रिसर्चेस की गई और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि क्या इशू है जो कि पीईटी और एमआरआई के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है एनकोडिंग मेमोरी के थ्रू। वन सच लाइन ऑफ वर्क इन्वॉल्व फेस एनकोडिंग एंड रिकॉग्निशन। द क्वेश्चन वाज वेदर द हिप्पोकैम्पस बिकम्स एक्टिव व्हेन एनकोडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी जब हमारा ब्रेन किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को इनकोड कर रहा होता है तो क्या हिप्पोकैम्पस एक्टिव होता है या नहीं होता है। जेम्स हैक्स बाय लीजी अंडरग्लियर एंड देयर कोलीग्स, जिन्होंने एनआईएमएच में अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया विद पिक्चर्स ऑफ ईदर फेसेस और नॉनसेंस पैटर्न्स एंड यूजिंग पीईटी इन्वेस्टिगेटेड मेमोरी परफॉर्मेंस। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से डिफरेंट, ये मेमोरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको आप आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। क्लास 11th की अगेन 6th चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी।
In different conditions, subjects were required to remember the face, recognize the face, and perceptually analyze the face by comparing two faces. किसी भी पर्सन के मेमोरी को टेस्ट करने के लिए अगर आप उसे कुछ वर्ड्स दें, कुछ सिंबल्स दें और उनको रिकॉल करने को कहीं, रिकॉलिंग मेथड जो होता है उसकी हेल्प से इन्होंने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की. इस पीरियड में पीईटी स्कैन्स रिकॉर्डेड चेंजेस इन रीजनल सेरेब्रल ब्लड फ्लो ट्रिगर्ड बाय लोकल न्यूरल एक्टिविटी. पीईटी के जो स्कैन्स रिकॉर्ड किए गए थे उसमें चेंजेस देखे गए कि जो भी पर्सन की एक्टिविटी जो आ रही थी, न्यूरल एक्टिविटी आ रही थी, उसमें चेंजेस नोटिस किए गए. अब ये जो इन्वेस्टिगेटर्स थे observed that the right hippocampus region was activated during encoding of the face but not during recognition. ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाला गया कि जो राइट हिप्पोकैम्पस था, रीजन था, वो एक्टिवेट हो गया एनकोडिंग करने के टाइम पर बट नॉट ड्यूरिंग रिकॉग्निशन. ये किस केस में किया गया है? जब पीईटी को अप्लाई किया गया था, उसकी हेल्प से फाइंड आउट किया गया. वेयर रिट्रीवल प्रोसेसेस शुड हैव बीन एंगेज्ड. जो ये जो डेटा था, दीज डेटा आर कंसिस्टेंट विद दोज फ्रॉम amnesic पेशेंट्स who had medial temporal lobe damage that led to anterograde amnesia but preserved distant retrograde memories. ये ऐसा केस था, ये उन लोगों पर अप्लाई किया गया था. ये डेटा जो हमें कंसिस्ट देखने को मिला जो अमनेजिक पेशेंट थे, जिनको अमनेजिक पेशेंट कब थे? जब उनका मीडियल टेम्पोरल लोब जो है वो डैमेज हुआ था, तभी अमनेजिया के केसेस देखे गए थे और उनमें एंटेरोग्रेड अमनेजिया को भी देखा गया और रेट्रोग्रेड मेमोरीज को वो सेव कर पा रहे थे. Encoding also activated the left prefrontal cortex, whereas recognition activated the right prefrontal cortex. यहाँ से फिर एक important बात हो जाती है, इसको नोट करेंगे कि encoding ने क्या चीज को यहाँ पे एक्टिवेट किया. encoding ने एक्टिवेट किया लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और recognition ने एक्टिवेट किया राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को. Thus we have more support for the hippocampus role in memory as well as possible support for hemispheric asymmetrics in memory function. तो हमने हिप्पोकैम्पस का रोल यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से हिप्पोकैम्पस का यहाँ पे रोल हुआ मेमोरी को प्रिजर्व करने में. एनकोडिंग एंड रिट्रीवल प्रोसेसेस वर लेटरलाइज्ड इन द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर. स्कैन्स के थ्रू ये एक और रिजल्ट निकल कर आता है हमारे पास कि एनकोडिंग और रिट्रीवल प्रोसेस कहाँ पर ऑब्जर्व किए गए? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में. और इनमें एक एक्रोनिम होता है हीरा, जिसका मतलब होता है हेमिस्फेरिक एनकोडिंग रिट्रीवल असिमेट्री. ये मॉडल ये आइडिया प्रेजेंट करता है कि एनकोडिंग लेफ्ट हेमिस्फीयर को, एनकोडिंग इन्वॉल्व्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर मोर देन द राइट एंड रिट्रीवल इन्वॉल्व्स द राइट हेमिस्फीयर मोर देन द लेफ्ट. इस एक्रोनिम को आपको याद रखना है. इस HERA जिसको आप हीरा भी बोलते हैं, ये एक मॉडल था, हेरा मॉडल है. अलग से नहीं पूछा जाता, लेकिन एक जनरली आप इसको एक्सप्लेन करते वक्त बता सकते हैं कि इस मॉडल में भी वो चीज को एक्सप्लेन किया गया था. बोथ प्रोसेसेस predominantly involve the dorsolateral prefrontal cortex. In encoding and retrieving information from long-term memory, neocortical areas were the most activated. जब भी encoding और retrieval की information ली गई तो neocortical areas को सबसे ज्यादा activated पाया गया. ये सारे रिजल्ट्स हैं जितने आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं. आप चाहे तो इन्हें पॉइंटर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे ये एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, राइट. उसके बाद हेरा मॉडल वाला कॉन्सेप्ट निकल आएगा, ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा. तो इस तरीके से पॉइंटर्स में भी आप अपनी बात को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके अलावा कुछ और स्टडीज किए गई जो आपकी बार जो रिलेटेड थी एफएमआरआई से, मेथड को ट्रैक करते हुए. तो इसमें क्या किया गया? एंथोनी वैगनर एंड हिज कलीग्स एट MIT हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन लोगों ने क्या क्रिएट किया? देखिए, कंडक्टेड सच स्टडीज. दे प्रेजेंटेड सब्जेक्ट विद आइटम्स एंड स्कैन देयर ब्रेन यूजिंग MRI while they were encoding the information. स्टूडेंट्स के सामने, सब्जेक्ट के सामने डिफरेंट वर्ड्स रखे गए, डिफरेंट ऐसी चीजें रखी गई जिनको वो उनको रिकॉल करना था और उस टाइम पर उनके ब्रेन की इमेजेस ली गई थ्रू MRI. Each research group found that event-related responses were larger in prefrontal and medial temporal regions during encoding of words or picture that were later remembered. तो इससे यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आया कि जब fMRI के थ्रू ये किया गया तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके का एक रिजल्ट निकल कर आया, राइट. इसको भी आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है. ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आते हैं सीमेंटिक एनकोडिंग एंड रिट्रीवल की तरफ. The encoding and retrieval of semantic knowledge also have been studied using functional neuroimaging and scientific new findings have been uncovered. यहाँ पर भी किया गया, semantic encoding में भी किया गया. आप ये देख रहे हैं ना, हर बार encoding और retrieval की बात चल रही है, लेकिन केसेस अलग अलग हैं. पहले हमने पढ़ा यहाँ पर एपिसोडिक के केस में, उसके बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सीमेंटिक के और उसके प्रोसीजरल के केस में. सीमेंटिक के केस में क्या हुआ? इन पर्टिकुलर एविडेंस फॉर डोमेन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉलेज ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन्स में लोकलाइज थी
जिसने भी प्रूव की, एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी को प्रूव किया है, अनलाइक एपिसोडिक रिट्रीवल that activates the right prefrontal cortex, semantic retrieval involves the left prefrontal cortex। यहाँ से ये बात निकल कर आती है जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से ये पॉइंट निकल कर आता है कि सिमेंटिक रिट्रीवल में क्या होता है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। द रीजन इंक्लूड्स ब्रोकाज एरिया एंड द वेंट्रल लेटरल रीजन। दिस लेटरलाइजेशन टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर रिमेन्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मेमोरी इज बीइंग रिट्रीव्ड। आर ऑब्जेक्ट है या वर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से लेकर यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट यहां से अपने आंसर में लिखने के लिए मिल जाता है। यहाँ इंट्रोडक्शन की तरह से आप बात लिख सकते हैं, लेकिन सिमेंटिक रिट्रीवल में क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का यूज होता है और इस तरीके से चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी एनकोडिंग एंड रिट्रीवल। प्रोसीजरल मेमोरी एनकोडिंग एंड रिट्रीवल की जब हम बात करते हैं तो पहले प्रोसीजरल मेमोरी को बता दूं मैं आपको कि ये वो मेमोरी होती है जो हमारे किसी भी सीखे गए टास्क को एक्शन परफॉर्म करने में यूज होती है। तो जब ये केस आया कि प्रोसीजरल मेमोरी की एनकोडिंग और रिट्रीवल का टाइम आया, तो हम यहाँ से इसको समझेंगे कि when subjects were implicitly learning the task, brain areas that control limb movements were activated। क्योंकि यहाँ पे बॉडी का मूवमेंट होता है तो ब्रेन के भी अंदर उन पार्ट्स का मूवमेंट और एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया जो हमारे मूवमेंट वाले एरियाज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। When the distracting auditory task was removed, the right dorsolateral prefrontal cortex, right premotor cortex, right putamen and parieto-occipital cortex were activated bilaterally। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली चीज हो सकती है अगर समझ में नहीं आ रही है तो, लेकिन ये सारे पार्ट्स ही हैं ब्रेन के जो एक्टिवेटेड हो गए जब यहाँ पे प्रोसीजरल मेमोरी के केस में एनकोडिंग और रिट्रीवल का टाइम आया। ओके, तो ये इतना हमने यहाँ से समझ लिया। अब आते हैं परसेप्चुअल प्राइमिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। परसेप्चुअल प्राइमिंग एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, अगर इसकी बात करें तो परसेप्चुअल प्राइमिंग तब होती है जब सिमिलर वर्ड्स हमारे सामने होते हैं तो हमें उनको एक साथ प्रोनाउंस करने में बहुत इजी हो जाता है। जैसे हमने बोला गोट और उसके साथ में लिखा है बोट, तो हमें दोनों वर्ड्स बहुत ही इजीली क्लोजली कनेक्टेड फील होते हैं, इसे हम बोलते हैं परसेप्चुअल प्राइमिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी वो दो टाइप होते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी तब क्रिएट होती है जब हम किसी चीज को अनजाने में लर्न कर लेते हैं या सीख जाते हैं, हमें पता नहीं होता, इम्प्लिसिट लर्निंग भी बोलते हैं उसको। और एक्सप्लिसिट मेमोरी तब होती है जब हम किसी चीज को डेलिबरेटली इंटेंशनली याद करते हैं, हमें पता होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी क्रिएट की गई जिसमें द स्कैनिंग वाज परफॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द टास्क, सब्जेक्ट मैनिफेस्टेड इम्प्लिसिट प्राइमिंग बिहेवियरली। इम्प्लिसिट प्राइमिंग वहां पे की गई, नो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन वर नोटेड इन द हिप्पोकैम्पस। तब हमने हिप्पोकैम्पस में कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया, बट ब्लड फ्लो इन द बायलैटरल ऑसिपिटल कॉर्टेक्स डिक्रीज्ड, the hippocampus was not activated then even though implicit perceptual priming was obtained। तब भी हमने देखा कि implicit perceptual priming जो है वहां पे हो रही थी जब इस तरह का हमें बायोलॉजिकल चेंजेस वहां पे देखने को मिले। ओके, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है फ्रॉम दिस एंड अदर स्टडीज आर दैट implicit and explicit retrieval of information is subserved by separate brain system। ब्रेन के अपने अपने पार्ट से implicit और explicit के एक्टिवेशंस होते हैं together with the face encoding data। Haxband and colleagues obtained by PET and animal and human lesion data, a reasonable conclusion is that the hippocampus encodes new information। हिप्पोकैम्पस जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता ही है, लेकिन रिट्रीव भी करता है रिसेंट इन्फॉर्मेशन को जब एक्सप्लिसिटली जब एक्सप्लिसिट रिकलेक्शन इज इन्वॉल्व। परहैप्स मोर इंटरेस्टिंगली, डीएक्टिवेशन of the visual cortex for previously seen words is a correlate of perceptual priming। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे समझी, इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स की हेल्प से अपने आंसर्स को क्लियरली लिख देना है। और इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे कि सेलुलर बेसिस क्या होते हैं लर्निंग और मेमोरी के, और इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो भी हमारे ब्रेन के रीजन्स होते हैं डिफरेंट, वहां पे मेमोरीज कैसे फॉर्म होती हैं। ये जब क्वेश्चन अराइज हुआ तो इस चीज को जानने की कोशिश की गई कि कैसे साइनेप्टिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ऑल्टर करी जाती है लर्निंग और मेमोरी को इनेबल करने के लिए। साइनेप्स वर्ड आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, पर साइनेप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ब्रेन की जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्ट या साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। तो उसका भी रोल होता है मेमोरी को और लर्निंग को एनहांस करने में या फिर स्टोर करने में। अब यहाँ पे हैब्स लॉ आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हैब्स लॉ क्या कहता है? नेम्ड आफ्टर द मैन हु पोजिटेड इट, कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हैब 1949 में उन्होंने दिया था। Hab's rule states that if a synapse between two neurons is repeatedly activated at about the same time, the postsynaptic neuron fires,
the structure or the chemistry of neuron changes and the synapse will be strengthened. This is known as Hebbian learning. इसे Hebbian learning कहते हैं. एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, कि यहाँ से Hebb's rule को पढ़ेंगे कि Hebb's rule ये कहता है कि अगर दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स है वो रिपीटेडली एक्टिवेटेड हो जाता है एक ही टाइम पर, द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन फायर्स. पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मतलब जो नेक्स्ट आने वाला न्यूरॉन है वो फायर हो जाता है. द स्ट्रक्चर और द केमिस्ट्री ऑफ न्यूरॉन चेंजेस एंड साइनेप्स विल बी स्ट्रेंथन. इसको हम हैबियन लर्निंग भी कहते हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच के साइनेप्टिक गैप में जब रिपीटेडली यहाँ पे चेंजेस आते हैं, एक्टिवेशन होता है, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो फायर हो जाता है. इसकी वजह से साइनेप्स का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है. बढ़ने की वजह से वहां पे स्ट्रेंथनिंग हो जाती है. A more general and more complex mechanism is called long-term potentiation. इस LTP जिसे बोलते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है, neural circuit in the hippocampus that are subjected to repeated the intense electrical stimulation develop hippocampal cells that become more sensitive to stimuli. इस LTP के केस में हिप्पोकैम्पस के जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो हिप्पोकैम्पस में, जब वो रिपीटेड और इंटेंस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वहां पर होता है, बहुत ज्यादा जब होने लगता है, तो वो हिप्पोकैम्पल सेल्स को डेवलप कर देते हैं और वो स्टिमुलाई के टुवर्ड्स, और स्टिमुलाई मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम बाहर से रिसीव कर रहे हैं उसके टुवर्ड और ज्यादा रिएक्टिव और एक्टिवेटेड हो जाता है. अब यहाँ पे इन दो पैराग्राफ्स में यहाँ पे हम बात करेंगे, इन दो पोर्शन में हम जो NMDA के बारे में दिया हुआ है मैं क्विकली बता देती हूँ कि NMDA रिसेप्टर्स क्या होते हैं. NMDA रिसेप्टर्स बेसिकली एक ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स होते हैं जो एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं साइनेप्टिक की प्लास्टिसिटी को मेंटेन करने में. सिनेप्स जो होता है उसकी प्लास्टिसिटी को मेंटेन करने में ये पूरा सपोर्ट करते हैं, और ये एक न्यूरोनल मैकेनिज्म होता है जिसको ये माना जाता है कि मेमोरी फॉर्मेशन का ये बेसिक है. तो इसके लिए NMDA रिसेप्टर्स की जरूरत होती है, मतलब जरूरत होती है, वो तो एग्जिस्ट ही करते हैं वहां पे. बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन में. इनका भी क्या रोल होता है, ये भी मेमोरी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं. तो इनकी वजह से भी जो है वो मेमोरी का रोल अपना प्ले होता रहता है. राइट, इसमें हमने अंडरस्टैंड किया ये जो कि ये भी एक सेलुलर बेसिस हो गए जो लर्निंग और मेमोरी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं. तो आप NMDA रिसेप्टर्स डाल के इनके बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं. उसके बाद लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड मेमोरी परफॉर्मेंस, इनका क्या रोल होता है, आइए इन्हें समझते हैं कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड मेमोरी परफॉर्मेंस, दिस इफेक्ट ऑफ एनहांस्ड रिस्पॉन्स कैन लास्ट फॉर वीक्स and even longer, suggesting to many that this could be a mechanism for long term learning and retention. ये एक long term learning और रिटेंशन के लिए एक मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से कई बार हम मेमोरी को लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर पाते हैं. अगर LTP के प्रोसेस को डिसरप्ट कर दिया जाए तो लर्निंग और रिमेम्बरिंग के प्रोसेस में भी डिसरप्शन आ जाता है. LTP को केमिकली अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो हिप्पोकैम्पस ऑफ नॉर्मल माइस इम्पेयर्स देयर एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट नॉर्मल प्लेस लर्निंग. नॉर्मल लर्निंग होने में हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम आ जाती है. राइट, तो LTP को ब्लॉक कर देने से नॉर्मल स्पेशल मेमोरी को भी हम होल्ड कर सकते हैं. मतलब अगर हम न्यू लर्निंग नहीं कराना चाह रहे हैं, प्रीवियस मेमोरी को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से हम LTP को ब्लॉक कर सकते हैं. राइट, thus experiments provide strong evidence of impairing spatial memory by blocking NMDA receptors and preventing LTP. ये सब प्रोसेस हम फॉलो करके साइनेप्टिक की प्लास्टिसिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और मेमोरी और लर्निंग को ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं. तो ये न्यूरोलॉजिकल बेसिस वाला चैप्टर यहाँ पे हमारा ओवर हो गया है. कुछ यूनिट एंड क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा. होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स बनाने हैं. इसमें सबको पॉइंटर्स ही बनाने हैं क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आते हैं 6 मार्कर्स में. मैंने आपको पहले बताया था कि इमेजिनिंग द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी 6 मार्कर में पूछे जाने वाला टॉपिक है. तो इसको आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका होमवर्क हो जाता है. होमवर्क में इसमें आपको ज्यादा नहीं, आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स बनाने हैं. 10 पॉइंट्स में आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी और मोटे मोटे पॉइंट्स ही बनाइएगा, ज्यादा पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है. और इसी तरीके से कि व्हाट आर द सेलुलर बेसिस, 3-4 चीजें निकल कर आई हैं सेलुलर बेसिस में, उन सब के बारे में हैब्स रूल लिखिएगा. हैब्स रूल से आप स्टार्ट करेंगे अपनी बात को. NMDA रिसेप्टर के बारे में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एंड मेमोरी परफॉर्मेंस के बारे में लिखेंगे. तो ये अगेन आपको 6 मार्कर में होमवर्क के लिए ये भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ से दे दिया है. ओके, तो यहाँ से हमारे बायोलॉजिकल बेसिस वाला पॉइंट ओवर हो जाता है. इसके साथ ये यूनिट भी हम खत्म कर चुके हैं. अब नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप पढ़ेंगे मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में. और यहाँ पर मैं अपना ये वाला चैप्टर ओवर करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.